नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के जीएस के सब्जेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके एग्जामों में, उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जो हैं ये पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा 25 नंबर का क्लास था जो चैनल पे अपलोड है। इसे आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिए। आज का हमारा 26 नंबर का क्लास रहेगा और 1 से लेकर के जो 25 तक का क्लास है जीएस बाई आकाश चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड है। डायरेक्ट सर्च करके आप लोग जा सकते हैं जीएस बाई आकाश, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अपने अगले क्लास पे बढ़ते हैं। अगला हमारा 26 नंबर का क्लास होगा। तो यहां पे देखिए 26 नंबर का जो क्लास है हमारा, उसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 26 नंबर का क्लास है और ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट बिंदु आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, जो ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? जिनेवा में। अब जिनेवा में बहुत सारे जो संगठन है उसका मुख्यालय स्थित है। आइए सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि डब्ल्यूटीओ की, इसे डब्ल्यूटीओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डब्ल्यूटीओ। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अब यहाँ से जहाँ जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दो चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, स्थापना 1995 में। ठीक, अगर आपसे पूछे कुछ मुख्यालयों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के हेडक्वार्टर के बारे में पूछे तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? आपका जिनेवा में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है? जिनेवा में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेडक्वार्टर के बारे में बताएंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके जिनेवा में पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में पड़ता है। अगर स्थापना की बात करें तो 1948 में हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO बोलते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बात कर लें कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में स्थित है। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जिसे रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी तो 1863 में। रेड क्रॉस दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कब मनाया जाता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो जिनेवा या फिर जिनेवा में स्थित है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। हम लोग जितने भी संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है सभी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, स्थापना 1948 में, WTO की स्थापना 1995 में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय की बात करें तो वो भी आपके कहाँ पे? जिनेवा में। और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है और 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना है। अगला है वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है और वित्त आयोग जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वित्त आयोग अगर आपसे पूछे कि गठन किस अनुच्छेद में होता है तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, वित्त आयोग की स्थापना, अब यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न वित्त आयोग से हैं सभी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1951 में वित्त आयोग की 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष पहले बताइए, आप लोग बताएंगे कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे आपके, उनका नाम था पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तो NK सिंह थे और बदल गए हैं, वर्तमान समय में अरविंद पनगड़िया हैं वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
अरविंद पनघड़िया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अरविंद पनघड़िया वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये किस नंबर के अध्यक्ष हैं? अरविंद पनघड़िया। जो एनके सिंह थे वो 15 नंबर के थे और अरविंद पनघड़िया जो है 16 नंबर के हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, अगर आपसे पूछे कि उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल के बारे में पूछे तो 5 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग के जो भी सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इतनी पॉइंट आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे वित्त आयोग से। तो देखिए, हमने अधिकतम चीजें बताएं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए में छपने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वित्त आयोग का गठन कब है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। स्थापना पूछे, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। पहले अध्यक्ष बनाए गए थे जब स्थापना हुई थी केसी नियोगी, इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। पूछा जाता है वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इससे पहले अरविंद पनघड़िया से पहले एनके सिंह थे, नंद किशोर सिंह, अभी वर्तमान समय में अरविंद पनघड़िया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये 16वें नंबर के हैं अरविंद पनघड़िया। और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इकोनॉमी का प्रश्न है। देखिए, आपके यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, इकोनॉमी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब अगर आपसे पूछ ले किसी क्षेत्र से संबंधित कुछ और प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि हमारे देश में जो है, अगर आपसे पूछे कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हमारी अर्थव्यवस्था की, अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक क्षेत्र, 3 क्षेत्र है ना अर्थव्यवस्था की, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगर आपसे पूछे कि हमारी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक, अगर आपसे पूछे कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो किस पर निर्भर करता है, जो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो किस पर निर्भर होता है, तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो आप लोग ध्यान रखेंगे वो कृषि पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? कृषि पर निर्भर होता है। उसे कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब ये आप लोग बताएं देंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग कब थी और कब इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए, इसकी टाइमिंग जो थी 1951 से लेकर के 1956 तक थी, 1951 से लेकर के 1956 तक थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना। अब अगर 1951 से 1956 तक अगर आपसे पूछे कि इसमें प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज की प्राथमिकता थी, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कृषि की प्राथमिकता थी, कृषि क्षेत्र पे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो ये इकोनॉमी के प्रश्न थे जिसे हमने बताया। जो यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछे कि किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? कृषि क्षेत्र में देते हैं। प्राथमिकता, अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिक क्षेत्र है वो निर्भर किस पे होता है, तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो टोटली कृषि पर निर्भर होता है, खनन पर निर्भर होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें प्राथमिकता किस चीज पे दी गई थी? कृषि पे दी गई थी। और 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब ही 5 साल का होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरा डेट लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं यूएनओ से, यहां पे लिखिए। चलिए, यूएनओ इसे शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक,
संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यूएनओ में सदस्य देश कितने हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे कि इनमें भी नवीनतम सदस्य कौन है, नवीनतम सदस्य के बारे में पूछा जाता है, तो दक्षिणी सूडान यूएनओ का नवीनतम सदस्य है। कौन है? दक्षिणी सूडान यूएनओ का नवीनतम सदस्य है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं महासचिव के बारे में। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के पहले जो हेड होते हैं उनको, यूएनओ के जो हेड होते हैं उनको महासचिव बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो उनका नाम था, यूएनओ के जो पहले महासचिव हैं उनका नाम था ट्रिगवेली। क्या नाम है उनका? ट्रिगवेली। यूएनओ के पहले महासचिव हैं ट्रिगवेली। और ये थे कहाँ के रहने वाले निवासी थे, ये भी पूछा जाता है कि पहले महासचिव को कहाँ के निवासी थे। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के वर्तमान समय महासचिव कौन है, यूएनओ के वर्तमान समय महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं यूएनओ के महासचिव। एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ के वर्तमान समय महासचिव हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी पूछा जाता है, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। आगे के प्रश्नों में यूएनओ के बारे में और भी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस प्रश्न में इतना ही रहने देते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। सदस्य इसमें 193 हैं और नवीनतम सदस्य बना है दक्षिणी सूडान। ठीक, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। अगर आपसे पूछे कि पहले महासचिव कौन है, ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए, पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों मतलब खेल के जो टीचर होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल प्रशिक्षकों को। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले तो बताइए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। अगर शुरुआत के बारे में पूछे तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई थी। अगर आपसे पूछे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले विजेता कौन है, तो अगर आपसे पूछे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले विजेता कौन है, तो इसके पहले विजेता थे ओएम नामीबियर। कौन है? ओएम नामीबियर। नामीबियर इसके पहले विजेता हैं। सबसे पहले इन्हें ये दिया गया था। कब दिया गया था? 1985 में ही इन्हें सबसे पहले दिया गया था, ओएम नामीबियर को। अब कुछ चीजों के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि जैसे खेलों के बारे में देख लेते हैं, यहां से खेल से संबंधित प्रश्न आया था। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल जो खेल है, राष्ट्रमंडल खेल, ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई, एशियाई खेल की शुरुआत कब से होती है, तो एशियाई खेल की जो शुरुआत है ये 1951 से हुई थी। कब से? 1951 से। और सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे, तो सबसे पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में खेले गए थे। कहाँ पे? नई दिल्ली में खेले गए थे। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि खेल के टीचर को दिया जाता है और खेल के कोच को दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पहले विजेता कौन है? ओम नामीबियर हैं पहले विजेता द्रोणाचार्य पुरस्कार के। इनको कब मिला था? 1985 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत है वो 1930 से हुई थी। अगर एशियाई खेल की शुरुआत की बात करें तो 1951 से हुई थी और नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पूछे कि पद किस अनुच्छेद में है उपराष्ट्रपति का पद, तो ये अनुच्छेद नंबर 63 में। किसमें? 63 में। और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होता है। और ये बात बताई गई है अनुच्छेद नंबर किसमें? अनुच्छेद नंबर 64 में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है,
तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अगर आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो जो लोकसभा के स्पीकर के बराबर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है। कितना होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका वेतन कितना होता है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें और, अगर आपसे पूछे कि कार्यकाल, तो आप लोग जानते होंगे कितना है, 5 वर्ष है इनका कार्यकाल। कितना? 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो भी पॉइंट यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो वो सभी यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ये त्यागपत्र अपने किसे देंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी किसे सौंपेंगे, देखिए शपथ भी दिलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देंगे, वो भी राष्ट्रपति जी को ही देंगे। ठीक। और एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी पॉलिटी से, ये पॉलिटी का प्रश्न है, पॉलिटी में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और मतलब इनका वेतन कितना होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है। अगर आपसे पूछे कि इनका कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आयु कितनी होती है? 35 वर्ष के हो जाएंगे तभी आप राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मतलब वर्तमान समय उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था ये उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न, 21 अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 उसका सही जवाब था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन, ये भी पॉलिटी से प्रश्न है। देखिए, पुलिस वगैरह के एग्जाम में पॉलिटी बहुत ज्यादा रोल निभाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया? और ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका 44वां संविधान संशोधन और जो 42वां संविधान संशोधन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसके लिए किया गया था 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसको संपत्ति को हटा करके मूल अधिकार बना दिया गया। देखिए कैसे मूल अधिकार, पहले जो संपत्ति था ये था आपका कानूनी अधिकार। कैसा? पहले जो संपत्ति था वो था आपका मूल अधिकार। कैसा अधिकार था? मूल अधिकार था। अब वर्तमान समय वो कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी, वो हो गया है वर्तमान समय कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, मूल अधिकार किसे कहते हैं? जिसे, मतलब मूल अधिकार उसे कहते हैं जिसको हमसे कोई ना छीन सके, ना सरकार, ना मतलब कोई भी कानून हमसे छीन नहीं सकता। जबकि कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? जो सरकार हमसे छीन सकती है, समय आने पे वो हमसे ले सकता है, तो उसे कहते हैं कानूनी अधिकार। तो इसको मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जब ये मूल अधिकार था तब इसे अनुच्छेद नंबर 31 में रखा गया था, और जब कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति को तो इसे अनुच्छेद नंबर 300 के ए में वर्तमान समय में रखा गया है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक, तो अब मूल संविधान में जो फंडामेंटल राइट थे ये भी आप लोग यहीं पे नोट करेंगे। मूल संविधान में हमारे पास कितना फंडामेंटल राइट थे, यानी कि मूल अधिकार थे। तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट की बात करें तो हमारे पास 7 थी, और वर्तमान समय हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं? एक कम हो गया है। और कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो उसके लिए किया गया था 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। और पहले संपत्ति जो था वो मूल अधिकार था, यानी कि जो सरकार हमसे नहीं छीन सकती थी। अब क्या बना दिया गया? अब कानूनी अधिकार बना दिया गया जिसको सरकार हमसे अब छीन सकती है। पहले मूल मतलब संपत्ति को रखा गया था अनुच्छेद नंबर 31 में, अब वर्तमान समय अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया है। और पहले संविधान में हमारे पास कितने मूल अधिकार थे? तो मूल संविधान में हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, अब वर्तमान समय हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं।
अगला प्रश्न है हिस्ट्री से संबंधित, प्राचीन इतिहास से प्रश्न है कि लोथल कहाँ पे स्थित है। तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है और लोथल के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे लोथल से संबंधित। तो लोथल से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये प्रसिद्ध क्यों है लोथल, तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध है। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बंदरगाह, यहाँ पे बंदरगाह था, यहाँ से लोग आते जाते थे दूसरे जगहों पे, बंदरगाह था जिसे ही पत्तन बोलते हैं। पत्तन तो आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे। और अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे खोजा गया था और लोथल किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो इसे भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए, या फिर आप लोग बताएंगे रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से दोनों से मिले थे। अगर आपसे पूछ ले कि युगल समाधियां यानी कि दो समाधि एक साथ में, इसकी साक्ष्य कहाँ से मिली थी, युगल समाधियां, तो इसकी समाधि जो है इसकी जो साक्ष्य लोथल से मिले थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। युगल मतलब दो समाधियों को एक साथ दफनाया गया था। चलिए रिवीजन करते हैं कि लोथल कहाँ पे स्थित है। तो लोथल जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। लोथल के बारे में आप लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि ये प्रसिद्ध कहाँ पे है, तो ये अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और पत्तन और बंदरगाह दोनों के लिए प्रसिद्ध है। खोज भोगवा नदी के किनारे SR राव ने किया था इसका, जिसे SR राव या फिर रंगनाथ राव भी बोला जाता है। और साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो यहाँ पे चावल का साक्ष्य लोथल एंड रंगपुर दोनों जगह से मिला था। युगल समाधियां कहाँ पे दफनाई गई थी, तो लोथल में। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम विधि निर्माता, और ये प्रश्न आपका पॉलिटिक्स है। तो इस एक क्लास से आपके GS के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग दिल थाम करके पूरे क्लास को देखिए। तो देखिए भारत का प्रथम विधि निर्माता, और आपको अगर आप GS से प्यार करते हैं तो इस क्लास में आपको मजा आ जाएगा। देखिए भारत का प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो भारत के प्रथम विधि निर्माता, यहाँ पे केवल विधि निर्माता बोलता तो आप लोग तो आप लोग भीमराव अंबेडकर को लगा सकते थे, लेकिन प्रथम विधि निर्माता बोला है तो प्रथम विधि निर्माता भारत के आचार्य मनु थे। कौन थे, आचार्य मनु। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और आचार्य मनु की एक ग्रंथ थी जिसमें इन्होंने प्रथम विधि निर्माता, इसकी वजह से इन्हें माना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मनु स्मृति। मनु स्मृति इनकी ग्रंथ थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, आचार्य मनु को माना जाता है। और मनु स्मृति जो है ये सबसे पुरानी स्मृति है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक, अब हम लोग को क्या देखना है कि मनु स्मृति के बारे में, तो मनु स्मृति के बारे में चलिए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसकी भाषा क्या थी मनु स्मृति की, तो इसकी भाषा संस्कृत थी। पहले जमाने की जो चीजें होती थी अधिकतर संस्कृत वगैरह में लिखी जाती थी, अब तो संस्कृत लोगों को आता ही नहीं है। अगर आपसे पूछे कि मनु स्मृति की शैली क्या है, तो इसकी शैली जो है पद्यात्मक थी। कैसी थी, पद्यात्मक इसकी शैली थी। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब शैली मतलब क्या होता है, शैली मतलब स्टाइल होता है, स्टाइल। तो इसकी शैली कैसी थी, तो पद्यात्मक थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि रामायण का एंड महाभारत का, रामायण का और मनुस्मृति, इन सभी का मनुस्मृति, रामायण का, महाभारत का और मनुस्मृति की रचना ये किस काल में मानी जाती है, कि किस काल में इसकी रचना हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शुंग वंश में इसकी रचना मानी जाती है। किस काल में, शुंग के काल में मानी जाती है इसकी रचना। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो आचार्य मनु थे। इनकी एक ग्रंथ थी मनुस्मृति, और ये सबसे पुरानी ग्रंथ थी। और भाषा इसकी क्या थी, संस्कृत है। ठीक, शैली कौन सी है, पद्यात्मक थी। मनुस्मृति की शैली कैसी थी, पद्यात्मक शैली थी। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि रामायण, मनुस्मृति और महाभारत का जो अनुवाद है ये किस काल में माना जाता है, तो ये शुंग काल में माना जाता है। चलिए
चलिए हम लोग अपने प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे। तो देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के पहले संस्थापक की बात करें तो ये जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है, ये जो ऋषभदेव थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? पहले तीर्थंकर थे। अब बात देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभदेव थे। और कुल तीर्थंकर कितने हुए यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए तो कुल तीर्थंकर 24 हुए थे। कितने हुए थे? 24 हुए थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। अब महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थंकर हैं? ये 24 नंबर के तीर्थंकर हैं और ये जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थंकर है। कैसे तीर्थंकर है? अंतिम तीर्थंकर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां से एक और चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। एक तो आपके पहले जो तीर्थंकर हैं जिनका नाम है ऋषभदेव, जिनका नाम है क्या है? ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है जैन धर्म में, मतलब पहले ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और एक अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। किसका? अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। और अरिष्ट नेमि किस नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे? तो ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। किस नंबर के? 22वें। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव हैं और पहले तीर्थंकर भी कौन थे? ऋषभदेव थे। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसमें मतलब इनके समय में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था। और ये 24 नंबर के तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के ये अंतिम तीर्थंकर हैं। और कुल तीर्थंकर जैन धर्म में कितने हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। और ऋग्वेद में किन किन तीर्थंकरों का उल्लेख है, तो 2 तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक ऋषभदेव, एक अरिष्ट नेमि, जो कि अरिष्ट नेमि 22वें नंबर के तीर्थंकर थे और ऋषभदेव ये पहले नंबर के तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। अगर पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछ ले तो भी शुक्र को। अगर आपसे पूछे कि सांझ का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं, या फिर भोर का तारा अगर आपसे पूछ ले किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भी पृथ्वी को। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं, तो पृथ्वी की भगनी भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, तो भी शुक्र जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले ही और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो वो भी आपके शुक्र ग्रह होते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका उपनाम है शुक्र का। ठीक, और ये अपना घूर्णन की बात करें, शुक्र ग्रह जो अपना घूर्णन है ये होता, इसका घूर्णन होता है पूर्व से पश्चिम। कौन से? पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका घूर्णन होता है। और एक चीज और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पृथ्वी से संबंधित, शुक्र से संबंधित, कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास अपने उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास अपने उपग्रह नहीं है। तो 2 ग्रहों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आपका शुक्र ग्रह है जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और एक है आपका बुध ग्रह जिनके पास कोई भी, बुध ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बुध ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, बुध ग्रह जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए रिवीजन करते हैं। चलिए देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और शुक्र के कई और भी सारे उपनाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो भी शुक्र को। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, तो भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, तो भी शुक्र ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भी शुक्र ग्रह है। ये सभी का जवाब शुक्र ग्रह हो जाएगा। और ये पृथ्वी अपने घूर्णन जो शुक्र ग्रह है वो अपनी घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में करती है। और उपग्रह वाले कितने उपग्रह हैं सौरमंडल में जिनके पास कोई भी
कितने ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास अपना उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा नाम है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पे स्थित है? तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करें, जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। जर्मनी कहां पे? यूरोप का एक कंट्री है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में एक कैसे, ये ब्लैक फॉरेस्ट एक कैसे पर्वत का उदाहरण है? तो ये भ्रंशोच नहीं, जिसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ये कैसे पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसे भ्रंशोच पर्वत भी बोलते हैं। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और ये कहां पे है? जर्मनी में। एक और पर्वत है यहाँ पे, वासजेस पर्वत के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। वासजेस पर्वत है, ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। वासजेस पर्वत भी कैसा पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ और चीजों का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एक किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पे जिस नदी का उद्गम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं डेन्यूब नदी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। और आगे चल के डेन्यूब नदी अगर आपसे पूछे कि मुहाना कहां पे बनाती है, डेन्यूब नदी अपना मुहाना कहां पे बनाती है, तो आगे चल के डेन्यूब नदी काला सागर है ना, यहाँ पे काला सागर में अपना मुहाना बना लेती है। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जर्मनी से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का रूर किसे कहते हैं, तो विश्व का रूर कहां पे स्थित है? तो यही बात आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का रूर ये जर्मनी में स्थित है। कहां पे? जर्मनी में स्थित है विश्व का रूर। और विश्व का रूर जर्मनी में स्थित है। और ये राइन नदी क्षेत्र को कहते हैं विश्व का रूर। किसे कहते हैं? राइन नदी क्षेत्र को विश्व का रूर कहते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पे स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। कहां पे? जर्मनी में स्थित है। और ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और वासजेस पर्वत भी एक ब्लॉक पर्वत है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, जिसे क्या कहते हैं? डेन्यूब नदी कहते हैं। यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। और ये अपना मुहाना जाकर के आगे काला सागर में बनाती है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का रूर जर्मनी को कहते हैं। भारत का रूर जो है छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। और यहां से एक राइन नदी क्षेत्र को यहाँ पे आप लोग पूरा लिखेंगे। राइन नदी, यहाँ पे कोयला उत्पादन होता है बड़े पैमाने पे। ठीक, राइन नदी क्षेत्र में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़े घने वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये विश्व में सबसे बड़े घने वन जो है ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ब्राजील में। और इस वन को क्या कहते हैं? इस वन को कहते हैं अमेजन वन। अमेजन वन। ठीक, ये आप लोग जानते हैं दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पूरा विस्तार है अमेजन वनों का। कई देश में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है वो आपका ब्राजील में है। ठीक, अब ब्राजील से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे ब्राजील से संबंधित क्या क्या प्रश्न आप लोग याद रखेंगे? अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां पे होता है? सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां पे होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा विश्व में कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। और ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं, ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें फेजेंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेजेंडा कॉफी के बागान को बोला जाता है। और यहाँ पे ब्राजील में ही आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्राजील में जहाँ पे एक बंदरगाह है जहां से कॉफी का निर्यात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सेंटोस कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सेंटोस बंदरगाह कहां पे स्थित है, और वो है ब्राजील में स्थित है। और किस वजह से फेमस है? तो कॉफी के लिए फेमस है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉफी के निर्यात के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, अगर आपसे पूछे कि ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ब्राजील के मैनचेस्टर की बात करें किसे कहते हैं? तो ब्राजील के मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। किसे? साओ लाओ। क्या ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? साओ पालो को कहते हैं। साओ पालो को कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ब्राजील को ही क्या कहते हैं? इसे सांपों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपों
का देश किसे कहते हैं? तो ब्राजील को कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे सांप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए सांप कुछ इस तरह से होता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये ब्राजील में सांप पाए जाते हैं। तो मुझे सांप बनाने आ नहीं रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राजील में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ठंडा प्रदेश है बरखोसियांस्क है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहां पे है? बरखो। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश अगर बात करें तो क्या है? बरखोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है। ये साइबेरिया क्षेत्र में यानी कि रूस में स्थित है, रूस में साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ लेते हैं यहाँ से संबंधित। और ये वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न था, विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश और विश्व का सबसे बड़े घन, ये भी वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। आइए चलिए कुछ प्रश्न का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि ठंडा एंड गर्म का पहचान मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ठंडा और गर्म का पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ठंडा गर्म का पहचान हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और भी काम होते हैं हाइपोथैलेमस के। और ये हाइपोथैलेमस किस चीज का भाग होता है? तो अगर नहीं आप लोग जानते तो मस्तिष्क का भाग होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, किस चीज का भाग होता है? मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में हमारे सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है सबसे ठंडा ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह है सबसे ठंडा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे इंजन को ठंडा करने के लिए सभी वाहनों में जो वाहन होते हैं हमारे 4 पहिया वाहन, 8 पहिया वाहन, 20 पहिया वाहन, 22 चक्का, तो इनके इंजनों को ठंडा करने के लिए इसमें क्या चीजें बनाते हैं? तो इसमें रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। किसके? रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश किसे कहते हैं? तो बरखोसियांस्क को विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कहते हैं और ये रूस में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ठंडा और गर्म की पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जो ठंडा और गर्म का पहचान करता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है सबसे ठंडा ग्रह। इंजनों को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। इंजनों को ठंडा करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? रेडिएटर का प्रयोग। उसमें रेडिएटर लगा रहता है, उससे इंजनों को ठंडा का होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, तो देखिए कुछ यंत्र और उसकी जो कार्य होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ यंत्र और उसके आविष्कारक के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और ये जो प्रश्न है ये साइंस से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। हवा में आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। अब यहाँ पे कई तरह के एक तरह के और प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्द्रता का मापन पूछे तो हाइग्रोमीटर से। अगर आपसे पूछे कि जल के आपेक्षिक घनत्व का मापन किससे करते हैं? जल के आपेक्षिक घनत्व का मापन किससे करते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व का मापन अगर आपसे पूछे तो इसका मापन हाइड्रोमीटर से करते हैं। किसे करते हैं? हाइड्रोमीटर से करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे अब कुछ चीजों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि पदार्थ का अपवर्तनांक का मापन किसे करते हैं? पदार्थ के अपवर्तनांक का मापन करते हैं। किसी भी पदार्थ के अपवर्तनांक का मापन जो है ये करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से। किससे करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर से पदार्थ के अपवर्तनांक का मापन करते हैं। अगर वहीं ध्वनि की तीव्रता की बात करें, ध्वनि की तीव्रता ये किस यंत्र से मापते हैं? तो ये आप लोग नोट करेंगे, ये आइडियोमीटर से मापते हैं। किस मीटर से? आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ब्लड प्रेशर का माप या फिर रक्त का माप किसे करते हैं? ब्लड प्रेशर का माप किसे करते हैं? तो इसका माप स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। इसका माप किसे करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हवा में आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से करते हैं। और जबकि अगर आपसे पूछे कि जल का आपेक्षिक घनत्व का मापन किससे करते हैं? तो इसका मापन हाइड्रोमीटर से करते हैं। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लड प्रेशर का माप स्फिग्नोमैनोमीटर से, पदार्थ का अपवर्तनांक स्पेक्ट्रोमीटर से करते हैं। और ध्वनि की तीव्रता का माप की बात करें तो इसको मापते हैं आइडियोमीटर से, ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो
अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष, ये आपका साइंस से संबंधित प्रश्न है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये आप लोग नहीं बताएंगे कि समय का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, अगर आपसे पूछे कि क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि एक पारसेक बराबर 3.42 कितना होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर कितना होता है? 2 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर। और ये पारसेक जो है, पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो पारसेक होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको जाना हो पारसेक से लाइट ईयर में, अगर आपसे पूछे कि एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष, तो एक पारसेक बराबर 3.08 प्रकाश वर्ष होता है। इतना प्रकाश वर्ष होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है भाई, आप लोग समय का मात्रक नहीं बताएंगे। ठीक, तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 वर्ष एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक पारसेक में 3.26 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर होता है, और दूरी का ये सबसे बड़ा मात्रक है। और मात्रक ही प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 प्रकाश वर्ष होता है। पानी की सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो पानी का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो वर्षा का जल होता है। कैसा जल होता है? वर्षा का जल सबसे शुद्ध पानी होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि जल का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है इसका पीएच। 7 होगा तो ये कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन प्रवृत्ति का होगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे जल के सूत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, H2O होता है जल का सूत्र। जबकि वहीं भारी जल के बारे में बात करें, भारी जल के बारे में, तो भारी जल को क्या बोलते हैं? इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। और भारी जल को क्या बोलते हैं? जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका सूत्र क्या होता है, तो D2O इसका सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे कि भारी जल का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में करते हैं। और कुछ चीजें और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा के बारे में अगर आपसे पूछे किस चीज से कराई जाती है, तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने पे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखें, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में क्या होती है, कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो इसमें अम्ल वर्षा में आप लोग ध्यान रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड होती है एंड NO2 होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 होता है। तो ये सारी बातें आप लोग जल से संबंधित, पानी से संबंधित याद रखेंगे। तो देखिए, पानी का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। पानी के पीएच के मान देखेंगे तो 7 होता है। ये उदासीन होता है, ये गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन ये होता है पानी आपका। ठीक, शुद्ध कैसा होता है? क्या होता है? H2O होता है। और भारी जल की बात करें जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका फार्मूला D2O होता है। उपयोग कहाँ पे करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। और कृत्रिम वर्षा की बात करें जिसे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने पे। अम्ल वर्षा क्या होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 में होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध, तो यहाँ पे भूपर्पटी की बात कर रहा है, तो भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध तत्व है आपके ऑक्सीजन। अगर भूपर्पटी की बात करें
तब यहाँ पे वायुमंडल की बात नहीं हो रही है, भूपर्पटी की बात हो रही है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें कितना है 46.6% ऑक्सीजन पाया जाएगा। और भूपर्पटी की ही बात करें, अगर आपसे पूछे सेकंड नंबर पे कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा, तो सेकंड नंबर पे सिलिकॉन पाया जाएगा। सिलिका क्या पाया जाएगा सेकंड नंबर पे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन पाया जाएगा। और ये कितना होता है 27.7%, भूपर्पटी पे सिलिका पाया जाता है 27.7%, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब वहीं हम लोग बात करें अगर थोड़ी सी वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में थोड़ी सी अगर बातें करें, तो अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल के बारे में क्या चीजें देखेंगे, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सर्वाधिक गैस किस क्या पाई जाती है, तो सर्वाधिक यहाँ पे नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, कितने परसेंट 78%। और सेकंड नंबर पे वायुमंडल में पाई जाती है आपके ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है 21% पाया जाता है, 21%। और थर्ड नंबर पे वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं, थर्ड नंबर पे कार्बन पाया जाता है, कार्बन। और कार्बन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कितना परसेंट पाया जाता है 0.03% पाया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध क्या है, ऑक्सीजन है 46.6% है, सिलिकॉन कितना है 27.7% है। वायुमंडल में बात करें, अगर वायुमंडल की बात करें हमारे वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है 0.3% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, अगर आपसे पूछे कितना है, तो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होता है। अगर आपसे पूछे कि यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 46% यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग को कहते हैं प्लीहा, कहते हैं प्लीहा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्प्लीन, ये मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मलेरिया के बारे में अगर आपसे पूछे कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये आपके मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया में कौन सा परजीवी, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि मलेरिया के परजीवी को क्या कहते हैं, तो इसमें प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। कैसा, मलेरिया में कैसा परजीवी होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया में पाए जाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वहीं और कुछ चीजों के बारे में, मलेरिया के बारे में ही। जैसे अगर आपसे पूछे कि मलेरिया की खोज किसने की, तो मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया की दवा क्या होती है, क्विनैन होती है मलेरिया की दवा। और अगर आपसे पूछे कि ये प्राप्त कहां से होती है, तो सिनकोना वृक्ष से। किस वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सारे पॉइंट पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो जैसे मलेरिया के से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, प्लीहा, जिसे स्प्लीन बोलते हैं। और मलेरिया होता कैसे है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसमें परजीवी कौन सी होती है, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होती है। मलेरिया की खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। और इसमें दवा कौन सी पाई जाती है, मलेरिया के लिए लगती है क्विनैन दवा लगती है। और प्राप्त कहां से होती है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। ठीक, सूर्य की किरणों में कौन सी विटामिन मिलती है, तो सूर्य की किरणों में विटामिन डी मिलती है। कौन सा विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विटामिन डी से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम के बारे में आप लोग बताएंगे। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का अगर आपसे पूछे कि रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विटामिन डी के बारे में अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग जिसे रिकेटस बोलते हैं। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे रिकेटस बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और रिकेटस के बारे में
अब हम लोग जानते हैं, अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी किस में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में, मछली के यकृत तेल में। अगर आपसे पूछे कि सब्जी में क्या विटामिन डी पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि नहीं, सब्जी में नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछे कि फलों में विटामिन डी पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता। क्या है? नहीं पाया जाता। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, फलों में और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता, क्योंकि अब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। तो जैसे कि फलों में और फिर हमने बताया कि सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाए जाते हैं। सूर्य की किरणों में कौन सी विटामिन होती है, तो इसमें विटामिन डी होती है, और इसकी कमी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेटस बोलते हैं। और रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल है रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और सब्जी और फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता, सब्जी और फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व बैंक और IMF दोनों का आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक और IMF इन दोनों का मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक और IMF की स्थापना कब हुई थी, तो दोनों की स्थापना का डेट आप लोग ध्यान रखेंगे 1945 में हुई थी। एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1944 में, और इसी के द्वारा IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में। 1945 में स्थापना 1945 में हुई। अब IMF विश्व बैंक के बारे में, IMF के बारे में थोड़ी सी चीजें और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि IMF में सदस्य कितने देश हैं, तो ये बताएंगे आप लोग 190 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 190 सदस्य देश हैं। जबकि अगर आपसे पूछे कि नवीनतम सदस्य देश IMF का कौन है, तो इंडोरा नवीनतम सदस्य देश है। ठीक, तो ये बातें आप लोग IMF के बारे में, इतनी बातें आप लोग कम से कम ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का फुल फॉर्म होता है। तो इसका रिवीजन करेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। IMF और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इन दोनों की स्थापना 1945 में। एक सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि 1944 में हुआ था। इस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई IMF और विश्व बैंक की। और अगर आपसे पूछे कि इसमें सदस्य कितने, 190 सदस्य हैं, और नवीनतम सदस्य कौन है? इंडोरा है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि जजिया किसके शासन काल में पुनः चलाया गया था, तो जजिया जो कर है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। किसके बारे में सबसे पुनः चलाया गया था, तो इसका जवाब पहले लिखेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के समय में पुनः चलाया गया था। आइए जजिया कर का डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जजिया कर अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम लागू किसने किया था, यहाँ पे जजिया कर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम लागू कब हुआ था, तो जजिया कर सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। कब चलाया था? 712 में। किसने चलाया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। किसने चलाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और अगर आपसे पूछे कहाँ पे चलाया था, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को सिंध प्रांत में लागू किया था। और एक चीज और पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पे जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर जाकर के फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाता है। फिर आगे चल करके जजिया कर को समाप्त किसने कर दिया था? आगे चल करके अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। और अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, 1564 में। फिर पुनः शुरू करने का काम किसने किया था, यही प्रश्न है हमारा, पुनः शुरू करने का काम किसने किया था, तो पुनः शुरू करने का काम आपका औरंगजेब ने किया था। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि जजिया कर को किसके शासन काल में पुनः चलाया गया था, तो जजिया कर सबसे पुनः चलाया गया था औरंगजेब के शासन काल में। सर्वप्रथम लागू 712 में मोहम्मद बिन कासिम के समय में जजिया कर को लागू किया गया था और इसे सिंध प्रांत में लागू किया गया था। ठीक, अब ब्राह्मणों पे जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। फिर जजिया कर आगे चल करके इस कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने समाप्त किया था 1564
1564 में। जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। पुनः शुरू करने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने पुनः शुरू किया था। ठीक, तो यही हमारा प्रश्न है कि जजिया कर के किसके शासनकाल में पुनः चलाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में चलाया गया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये शासक किस वंश का था। अगर आपसे पूछे कि ये किस वंश का शासक था तो ये मामलूक वंश का शासक था। आप लोग पाएंगे कि मामलूक वंश क्या है? तो ये गुलाम वंश को ही मामलूक वंश बोलते हैं। किस वंश को? गुलाम वंश को ही मामलूक वंश बोलते हैं। और इसकी जो है स्थापना अगर आपसे पूछे किसने की थी तो गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और अगर आपसे पूछे कि ये किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित थी। और भी इन्हें कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 2-4 प्रश्न और 2 प्रश्न आप लोग केवल ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे किसे क्या कहा जाता है, इसे लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श, क्योंकि ये दान करता था, ज्यादा दान करता था पैसों का और ज्यादा दान करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक और पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में हुई थी। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गया था, फिर उसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। और ये हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये शासक था मामलुक वंश या फिर दास वंश, इसे ही बोलते हैं गुलाम वंश। ठीक, और इसकी स्थापना किसने किया था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं इसकी स्थापना करता है और ये शासक बनता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का, मतलब किसका गुलाम था? तो गोरी का गुलाम था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, इसकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है। कहाँ पे? सासाराम बिहार। और बिहार कहाँ पे पड़ता है? तो भारत में पड़ता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब शेरशाह सूरी का बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। इनका मूल नाम क्या था? शेरशाह सूरी का अगर मूल नाम पूछे क्या था तो फरीद खां था इनका मूल नाम। क्या था? फरीद खां इनका मूल नाम था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने एक शेर मार दिया था, फिर जाकर के इनका नाम क्या पड़ चुका? इनका नाम शेरशाह सूरी हो गया। और ये क्या थे? पटना के संस्थापक। अगर आपसे पूछे पटना के संस्थापक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसका नाम बदल करके पटना किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। और जीटी रोड भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीटी रोड का निर्माण भी कराया था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, सॉरी गलती हो गया, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल करके ये पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी तो कालिंजर में ये गोले दाग रहे थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी और इन्होंने एक प्रथा की शुरुआत की थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपसे पूछे कि काबूलियत एंड पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? काबूलियत एंड पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हमने अभी तक क्या बताया? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। और इनका मूल नाम क्या था? फरीद खां था। पटना के संस्थापक आप लोग बताएंगे शेरशाह सूरी हैं। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। और बस एक बात और बताई थी कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में। काबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वो भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो भारत की जो आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या चीजें ध्यान रखेंगे? इन्होंने ही, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने निकाला?
तो भी दादा भाई नौरोजी ने। और आपसे पूछे कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया? सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने बताया था उस समय कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 20 रुपए इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि वयोवृद्ध पुरुष किसे, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और यहाँ पे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन या फिर सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। वयोवृद्ध पुरुष किसे बोलते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। एक इनकी पत्रिका थी जिसका इंडिया एक इनकी समाचार पत्र थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। ठीक, अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम भारत में आने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? तो सर्वप्रथम भारत में आने वाले यूरोपीय लोग थे पुर्तगाली लोग थे। पुर्तगालियों में सबसे पहले आया था वास्को डी गामा। आप लोग को ध्यान होगा, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। और ये भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा के बारे में बात करें तो ये भारत आया था 1498 में। कब आया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 17 मई 1498 में ये भारत आया था। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे लास्ट में गए थे, सबसे लास्ट में कौन लोग गए थे, तो सबसे लास्ट में आए, सबसे पहले आए पुर्तगाली, अब सबसे लास्ट में भी कौन लोग गए थे? पुर्तगाली गए थे। और कहां से गए थे? ये गोवा को छोड़ करके गोवा से गए थे। और कब गए थे? तो ये 1961 में भारत आजादी के बाद पुर्तगाली सबसे लास्ट में गोवा को छोड़ करके भारत से गए। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम भारत में आने वाले यूरोपीय लोग कौन थे, तो पुर्तगाली लोग थे। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली के लोग आए हैं भारत में। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले आया कौन था, तो वास्को डी गामा 1498 में भारत में मसाला लेकर के यहाँ से गया था। लास्ट में सबसे पहले आए पुर्तगाली लोग, सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली लोग गोवा से 1961 में। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अबरक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या है? भारत में आंध्र प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है अबरक का, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो विश्व में पूछे तो भारत ही सबसे ज्यादा उत्पादन अबरक का करता है। और अगर आपसे पूछे कि अबरक के बारे में, अबरक जिसे क्या बोलते हैं, जिसे माइका बोलते हैं, माइका या फिर अबरक, और ये विद्युत के बारे में बात करें तो ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि उष्मा की बात करें तो उष्मा का सुचालक होता है। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ये उष्मा के ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो इसमें दो गुण पाए जाते हैं, ये विद्युत का तो सुचालक होता है जबकि उष्मा के विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, जबकि उष्मा की बात करें तो ये सुचालक होता है। ठीक, तो इसी वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लेते हैं कि अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अबरक का कौन सा देश करता है, तो भारत करता है अपना। ये अबरक के बारे में विद्युत का ये कुचालक होता है, ये इसका गुण है, और उष्मा का सुचालक होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो भारत के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया, तो इसे अनुच्छेद 338
एंड 338 के ए में रखा गया, 338 और 338 के ए में रखा गया। और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कौन करता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इसको घोषित करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद कौन से, तो इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 338 और 338 के ए में। कोई भी क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कब किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। डेक्कन स्वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो डेक्कन स्वर्ग पर्वत जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित देश अफ्रीका में स्थित है। ठीक, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं, कुछ पर्वतों के बारे में जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जियोग्राफी का ये प्रश्न है। अब देखिए अराकान योमा पर्वत कहां पे स्थित है? तो अराकान योमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। कहां पे? म्यांमार में स्थित है अराकान योमा पर्वत। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रॉकी पर्वत कहां पे स्थित है? रॉकी पर्वत कहां पे स्थित है? तो रॉकी पर्वत अमेरिका में स्थित है। कहां पे? अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एंडीज पर्वत कहां पे स्थित है? एंडीज पर्वत कहां पे स्थित है? तो एंडीज पर्वत के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहां पे? एंडीज पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में है भाई। और एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है। सबसे 7 देशों में फैला हुआ है, दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत पूछे तो अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक, रॉकी पर्वत। और बात करते हैं आल्प्स पर्वत की। आल्प्स पर्वत अगर आपसे पूछे कहां पे स्थित है तो ये यूरोप में स्थित है। तो ये सारे पर्वत के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में हमने बताया, जर्मनी में स्थित है। डेक्कन स्वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कुछ पर्वत अराकान योमा पर्वत आप लोग उससे पूछे तो ये भी म्यांमार में स्थित है। रॉकी पर्वत तो ये अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और यूरोप में कौन सा पर्वत स्थित है? आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। और जनजातियों से संबंधित अब प्रश्न आया तो देखिए स्टार्टिंग में आते हैं जनजातियों से संबंधित प्रश्न या फिर ज्योग्राफी में पूछ रहा है कि बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बहुत ही फेमस प्रश्न है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। और बोत्सवाना एक कंट्री है कहाँ का? अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं। मतलब अब जनजातियों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मोपला जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो मोपला जनजाति जो है केरल में जनजाति पाई जाती है। मोपला जनजाति केरल में। और लाई जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? लाई जनजाति म्यांमार में पाई जाती है। कहाँ पे? म्यांमार में पाई जाती है। टोडा जनजाति यहीं पे नहीं बोलेंगे आप लोग। टोडा जनजाति ये नीलगिरी पर्वत पे निवास करती है। बहुविवाह भी इन लोगों में प्रचलन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नीलगिरी पर्वत पे ये निवास करती है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे पिग्मी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति के बारे में ध्यान रखेंगे। कांगो बेसिन में पाई जाती है। कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है। और कांगो बेसिन कहाँ पे है? अफ्रीका में। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये बातें सारी आप लोग ध्यान रखेंगे। बुशमैन जनजाति कहाँ पे निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में, बोत्सवाना में, अफ्रीका में बुशमैन जनजाति निवास करती है। मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है। लाई जनजाति म्यांमार में पाई जाती है। और टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। नीलगिरी पर्वत सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु क्षेत्र में है। और पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। हमने बताया कि कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। ठीक, खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होता। धन्यवाद।